सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं विनीता सिंह आज आपके समक्ष कक्षा 11 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम इस विषय की इकाई 2 का पाठ अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। इस पाठ को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। आज हम इसका पहला भाग करेंगे तथा आने वाले भाग आप आगे की कड़ियों में देखेंगे। तो आइए पाठ शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम आज किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंकाल तंत्र के कार्य या वह महत्व क्या है, कंकाल ऊतक के क्या प्रकार होते हैं, अस्थियों की संरचना कैसी होती है, अस्थियों का वर्गीकरण कैसे होता है, अस्थियों का विकास किस प्रकार होता है तथा कंकाल तंत्र में अस्थियों की कितनी संख्या है और हम कंकाल तंत्र को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पिछले पाठ जो कि इकाई 1 थी, जीवित ऊतकों की कोशिकीय संरचना, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा शरीर अति सूक्ष्म जीवित इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। इन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, कई प्रकार के ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं तथा कई प्रकार के अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जिनसे कि हमारा पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। इन्हीं अंग तंत्रों की श्रृंखला में आज हम अपना पहला एवं महत्वपूर्ण तंत्र पढ़ेंगे, जो कि है अस्थि या कंकाल तंत्र। मानव शरीर की रचना की बात करें तो यह बाह्य तथा आंतरिक रूप से भिन्न होती है। हमारे इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है कि हम यह जान सकें कि हमारे शरीर को आकार, दृढ़ता व गति प्रदान करने वाला अंग कौन सा होता है तथा ये तंत्र हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पिछले पाठ में हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा कंकाल ऊतकों का बना हुआ है और यह ऊतक होता है कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, अस्थि तथा उपास्थि। यही अस्थि और उपास्थि मिलकर हमारे शरीर के संपूर्ण कंकाल तंत्र की रचना करते हैं। यह कंकाल तंत्र हमारे शरीर को आकार देता है, दृढ़ता देता है, साथ ही साथ गतिशीलता भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसका अगला जो प्रमुख कार्य है वो है हमारे शरीर के भीतरी कोमल अंगों की रक्षा करना। तो इस प्रकार अस्थि संस्थान क्या है? अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र है जो विभिन्न अस्थियों की पारस्परिक संबद्ध व्यवस्था द्वारा शरीर को आकार, दृढ़ता तथा गति प्रदान करता है। अस्थियों की बात करें तो अस्थियां हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होती हैं। अस्थियां हमारे शरीर की स्टील से भी 6 गुना ज़्यादा मजबूत होती हैं। कुल मिला के हमारे शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अगर हम भार के हिसाब से बात करें तो हमारे शरीर के भार का करीब 14 से 15% भाग अस्थियों का होता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें, संख्या की बात करें, तो हमारे शरीर में वयस्क में 206 अस्थियाँ होती हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें बच्चों की या बाल्यावस्था या शैशवावस्था में अस्थियों की संख्या 306 होती है। फिर जब बच्चा बाल्यावस्था तक पहुंचता है तो यह संख्या घटकर 270 तक हो जाती है तथा वयस्क में यह संख्या 206 रह जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी अस्थियां, हमारा शरीर भ्रूणावस्था में, हमारा कंकाल तंत्र उपास्थियों का बना होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है यह उपास्थि कैल्शियम व फास्फोरस के जमने के कारण धीरे धीरे अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रारंभ में भ्रूणावस्था में अस्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तथा वयस्क होते होते अस्थियों की संख्या कम हो जाती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि हमारे कान की अस्थि है। कान 3 भागों में विभाजित होता है, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण तथा अंतःकर्ण। अंतःकर्ण में 3 उपास्थियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम मेलियस, इनकस और स्टेपीज कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि अंतःकर्ण में पाई जाने वाली स्टेपीज अस्थि है। और वहीं अगर हम अपने शरीर की सबसे बड़ी अस्थि की बात करें
तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि हमारी जांघ की अस्थि फीमर होती है। तो बच्चों, ये थे कुछ तथ्य। आइए अब हम देखते हैं कि कंकाल तंत्र का हमारे शरीर में क्या महत्व है। सबसे पहला कंकाल तंत्र का महत्व है शरीर को आकृति प्रदान करना। शरीर को आकृति, जैसे अगर हम अपने शरीर को बाहर से देखते हैं तो हमें सबसे पहले त्वचा दिखाई देती है। त्वचा के नीचे मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों के नीचे अस्थियां होती हैं। यही अस्थियां हमारे शरीर को आकार देती हैं। अगर ये अस्थियां ना हो तो हमारा शरीर मांसपेशियों का एक लोथड़ा सा दिखाई देगा। दूसरा प्रमुख कार्य है शरीर को गति प्रदान करना। शरीर को गति प्रदान करने का मतलब है कि इन्हीं अस्थियों की सहायता से हमारा शरीर हिलडुल सकता है या हम चल फिर सकते हैं। यह गतिशीलता अस्थियों तथा मांसपेशियों के सहयोग से ही संभव है। अगर ऐसा अस्थियां और मांसपेशियां आपस में सहयोग नहीं करेंगी तो हमारा शरीर गति नहीं कर पाएगा। तीसरा सबसे प्रमुख कार्य है शरीर के भीतरी कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर की अस्थियां, कई अस्थियां मिलकर के ऐसी संरचनाएं बनाती हैं जिनके अंदर हमारे शरीर के कई कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं, जिसका सबसे साधारण एग्जाम्पल है हमारे कपाल, जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हमारी पिंजर, जो कि पसलियों से बने होते हैं, और इसके अंदर हमारा हृदय एवं फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। अगला कार्य है कंकाल तंत्र का शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। शरीर को दृढ़ता प्रदान करने का अर्थ है ये शरीर को ठोस बनाते हैं। अगर अस्थियों में दृढ़ता नहीं होगी तो हमारे शरीर में आघात को सहने की क्षमता नहीं होगी, यानी अगर ज़रा सी भी चोट लगेगी तो हमारा शरीर में घाव उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे शरीर को भार उठाने की भी क्षमता देते हैं। इसी दृढ़ता की वजह से हम अधिक से अधिक भार बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। अगला कार्य है रक्त कणों का निर्माण करना। हमारे शरीर की अस्थियां दिखने में ठोस प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में ये भीतर से खोखली होती हैं। इनमें अस्थि मज्जा पाई जाती है, जिसके बारे में अभी हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। यह अस्थि मज्जा हमारे शरीर में रक्त कणों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। अगला कार्य है पेशियों को जुड़ने का स्थान देना। हमारे समस्त कंकाल तंत्र के साथ जो भीतरी कंकाल तंत्र है उसमें मांसपेशियां अस्थियों के साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से हम अपने जितने भी गति हैं, कार्य हैं, उनको सुचारू रूप से कर पाते हैं, चाहे वो उठने का हो, बैठने का हो, चलने का हो या बोलने का हो। अगला कार्य है श्रवण तथा श्वसन में सहायता प्रदान करना। अभी जैसे हमने बात करी थी, हमारे कान की सबसे छोटी हड्डियाँ जो कि होती हैं मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ये हमारे कान का मध्य कर्ण बनाती हैं। इनका काम होता है ध्वनि तरंगों को बाह्य कर्ण से अंतःकर्ण तक पहुंचाना। तो इस प्रकार अस्थियां श्रवण में सहायता करती हैं। वहीं श्वसन की बात करें तो अस्थियां जो हैं वो पिंजर बनाती हैं। पसलियों का बना हुआ पिंजर होता है जिसके अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ हमारी श्वास नलिका में भी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वायु फेफड़ों तक पहुंचती है। तो इस प्रकार अस्थियां हमारे श्वसन में सहायता प्रदान करती हैं। अगला कार्य है बाहरी कंकाल के रूप में उपयोगिता। हमारा कंकाल मूलतः दो भागों में विभाजित है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल वो भाग होता है जो त्वचा के ऊपर आपको दिखाई देता है, और ये होते हैं हमारे नाखून और हमारे बाल, अगर हम मानव शरीर की बात करें। और वहीं अगर हम जंतुओं की बात करें तो उनके खुर, उनके सींग तथा मछलियों के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो भी अंतः बाह्य कंकाल का उदाहरण है। तो बाल और नाखून का क्या कार्य है? बाल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं तथा नाखून हमारी उंगलियों के सिरों को सुरक्षित रखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने हाथ में कलम पकड़ पाते हैं। सबसे आखिरी कार्य है हम कंकाल तंत्र का कैल्शियम को संचित करना। हमारे शरीर में कैल्शियम के कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। अस्थियां तो बनाती ही हैं, दांत भी बने होते हैं, इसलिए हमारे शरीर का लगभग 80% कैल्शियम आपको अस्थियों में ही मिलता है। परंतु शरीर के अन्य जैविक कार्यों के लिए जब भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो शरीर वह कैल्शियम अपनी अस्थियों से ही प्राप्त करता है। इसलिए अस्थि तंत्र में अस्थियों में कैल्शियम का भंडारण भी होता है। तो इस प्रकार ये कैल्शियम को संचित करके हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो ये थे हमारे कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण कार्य।
बच्चों, हमारा कंकाल तंत्र दो प्रकार के संयोजी ऊतकों से बना हुआ है। यह संयोजी ऊतक कहलाता है कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि की बात करें तो उपास्थि की संरचना अगर देखें तो यह अस्थि मृद अस्थि भी कहलाती है और इसे कार्टिलेज भी कहते हैं। मृद अस्थि की संरचना देखें तो इसके मैट्रिक्स में आपको कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन मिलेगा। मृद अस्थि और कार्टिलेज या उपास्थि देखने में अर्धपारदर्शक होती है, साथ ही साथ यह लचीली होती है। इनके अगर मैट्रिक्स में हम बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स में इनके पाया जाता है प्रोटीन जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। साथ ही साथ कुछ तंतु भी पाए जाते हैं जो कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। उपास्थि का उदाहरण है हमारे नाक का अग्रभाग, हमारा कान, वाहिकर्ण। इसके अलावा उपास्थि का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है अस्थियों के सिरों को ढकना। जहाँ भी अस्थि संधि होती है, अस्थि संधि वो स्थान होते हैं जहाँ पे दो अस्थियाँ आपस में जुड़ती हैं। तो जहाँ भी अस्थि संधि होती है वहाँ की अस्थियों के ऊपर कार्टिलेज की एक परत होती है या बीच में कार्टिलेज की गद्दियाँ पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? अस्थियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती हैं। तभी कूदते वक्त, चलते वक्त, दौड़ते वक्त हमारी अस्थियां आपस में नहीं टकराती हैं और वो सुरक्षित रहती हैं। अगला कंकाल संयोजी ऊतक जो हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करता है वो है अस्थि। अस्थि कठोर व दृढ़ होती है तथा इसका निर्माण उपास्थि से ही होता है। भ्रूणावस्था में पाई जाने वाली उपास्थियाँ धीरे धीरे आयु के साथ अस्थि में परिवर्तित होती जाती हैं। अगर हम इनकी संरचना देखें तो अस्थि का 1/3 भाग कार्बनिक पदार्थ से तथा बाकी 2/3 भाग अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। कार्बनिक पदार्थ में आता है प्रोटीन और अस्थियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम ओसीन कहते हैं। इनमें भी तंतु पाए जाते हैं जो कोलेजन के बने होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ में आता है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी के कार्बोनेट्स तथा कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स। ये सब मिलकर के अस्थियों को कठोरता और दृढ़ता प्रदान करते हैं। जैसा अभी बताया था कि हमारी अस्थियां इतनी मजबूत होती हैं कि अगर हम उसकी स्टील से तुलना करें तो हमारी अस्थियां स्टील से 6 गुना ज़्यादा मजबूत होती हैं। अगर आप अस्थियों को बाहर से देखें तो वो आपको ठोस प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में अस्थियां अंदर से खोखली होती हैं। अस्थियों के ऊपर एक तंतुमय संयोजी ऊतक तथा कैल्शियम व फास्फोरस का कठोर आवरण चढ़ा होता है जिसे हम अस्थिछद या पेरिओस्टियम कहते हैं। अस्थि के अंदर जो खोखली गुहा होती है उसे हम अस्थि गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक गूदेदार पदार्थ पाया जाता है जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा हड्डियों के सिरों पर लाल होती है तथा बीच में पीली होती है। सिरों पर जो लाल अस्थि मज्जा दिखाई देती है उसको हम लाल अस्थि मज्जा कहते हैं तथा जो पीले रंग की दिखाई देती है हम उसे पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा का कार्य है हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना और वहीं पीली अस्थि मज्जा हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार इसीलिए हमारे शरीर में अस्थियों को हम रक्त कण निर्माण की फैक्ट्रियाँ भी कहते हैं। अगर हम अस्थिछद तथा अस्थि मज्जा के बीच के भाग को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो हमें उसमें ढेर सारी नलिकाएं दिखाई देती हैं। इन नलिकाओं को हम हैवर्सियन नलिका कहते हैं। हैवर्सियन नलिका अस्थि के समानांतर पूरी लंबाई में पाई जाती हैं। इन नलिकाओं के अंदर हमें रक्त नलिकाएं साथ ही साथ तंत्रिका तंतु दिखाई देते हैं। रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंतु हमारे अस्थियों तक पोषण पहुंचाते हैं और संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन हैवर्सियन नलिकाओं के चारों ओर अस्थि कोशिकाओं के कई घेरे होते हैं। इन घेरों को हम लैमेली कहते हैं। अस्थि कोशिकाओं का कार्य होता है कि वो अस्थियों में कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए उनका स्त्रावण करती हैं, साथ ही साथ अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम व फास्फोरस को अस्थियों में जमने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये था हमारे अस्थियों की आंतरिक संरचना। शरीर में अस्थियों की संरचना हमने अभी देखी।
अस्थियों की संरचना में उतनी भिन्नता नहीं होती है जितने कि आकार में भिन्नता होती है। हमारे पूरे शरीर में जो इतनी सारी अस्थियां पाई जाती हैं वो सारी अस्थियां अपने कार्य के अनुरूप अलग अलग आकार की होती हैं। तो आकार के आधार पे अस्थियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं लंबी अस्थियां, चपटी अस्थियां, घनाकार अस्थियां, छोटी अस्थियां, वक्राकार अस्थियां और विषम अस्थियां। सबसे पहले बात करते हैं लंबी अस्थियों की। लंबी अस्थियां लंबी होती हैं, जैसा कि नाम बता रहा है, साथ ही साथ ये अंदर से खोखली होती हैं और मजबूत होती हैं। इनकी आवश्यकता वहाँ होती है जिन अंगों की हमें गति ज़्यादा चाहिए होती है। उदाहरण के लिए हमारे हाथ की अस्थियाँ और हमारे पाँव की अस्थियाँ जो हमें गतिशीलता प्रदान करते हैं। वहीं अगर हम दूसरा देखें तो वो है हमारी चपटी अस्थियाँ। चपटी अस्थियों का आकार चपटा होता है। ये समेकित होकर ऐसी संरचनाओं का निर्माण करती हैं जिसके अंदर हमारे भीतरी कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। तो चपटी अस्थियाँ की उपयोगिता वहाँ पर ज़्यादा है जहाँ पर हमें अंगों को सुरक्षित रखना होता है। इसका उदाहरण है हमारा कपाल, जो चपटी अस्थियों का बना हुआ है तथा जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तीसरे प्रकार की अस्थि है घनाकार अस्थियाँ। घनाकार अस्थियाँ आकार में छोटी होती हैं और खोखली होती हैं। ये उन जगह पे ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ पर हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे कलाई की अस्थि और हमारे टखने की अस्थि। कलाई की अस्थि की सहायता से हम भारी से भारी बोझ उठा सकते हैं तथा टखने की अस्थियाँ हमारे पूरे शरीर के वज़न को संभालने में सहायता करती हैं। अगली प्रकार की अस्थि है छोटी अस्थि। छोटी अस्थि पतली होती है परंतु आकार में छोटी होती हैं। इनमें आती हैं हमारी उंगलियां, हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां तथा हमारे हथेली की अस्थियां। ये छोटी अस्थियों का उदाहरण है। अगला है हमारा वक्राकार अस्थियां। वक्राकार अस्थियां, जैसा कि नाम बता रहा है, इनका आकार एक समान नहीं होता है। ये कहीं लंबी होती हैं, कहीं छोटी होती हैं, कहीं चौड़ी होती हैं, कहीं नुकीली होती हैं। इसका उदाहरण है हमारे निचले जबड़े की अस्थि। सबसे आखिरी अस्थि का प्रकार है हमारी विषम अस्थियाँ। विषम अस्थियाँ क्या करती हैं? विषम अस्थियाँ का अगर हम आकार देखें तो इनका आकार अनियमित होता है। हालांकि संरचना एक होती है और एक जैसी कई अस्थियाँ पाई जाती हैं, परंतु हम इनके आकार को लंबे, चौड़े, छोटे में परिभाषित नहीं कर सकते। इसका सबसे साधारण एग्जाम्पल है हमारे मेरुदंड में पाई जाने वाली कशेरुकाएँ। तो ये थी हमारे अस्थियों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार हमारे कंकाल तंत्र में कुल 6 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं जो हमारे संपूर्ण कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। अब आइए बात करते हैं अस्थियों के विकास की। जैसे हमने बात करी कि अस्थियों का विकास उपास्थियों से ही होता है और इन अस्थियों का विकास जीवन के आरंभ से ही प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणावस्था में जो भ्रूण है उसका कंकाल संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना होता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, यही उपास्थि जब इन पर कैल्शियम व फास्फोरस के कण जमने लगते हैं तो ये अस्थि में परिवर्तित हो जाती हैं। अधिकांश उपास्थियाँ वयस्क होने तक अस्थि में परिवर्तित हो चुकी होती हैं। इस प्रक्रिया को हम अस्थि भवन या ऑसिफिकेशन कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे तथा हमारी हड्डियाँ स्वस्थ रहें तो हमें अपने शरीर में अपने भोजन में कैल्शियम के स्रोत वाले भोजनों का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर हम भोजन के स्रोत की बात करें तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है दूध तथा दूध से बनी हुई वस्तुओं में, जैसे दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन आदि। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा और मछली भी कैल्शियम तथा विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने गए हैं। शाकाहारियों के लिए सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, फूल गोभी, साथ ही साथ दालें, साबुत दालें, ये सब कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। गर्भस्थ स्त्री को कैल्शियम की आवश्यकता दैनिक आवश्यकता से अधिक होती है क्योंकि उसके गर्भ में शिशु पल रहा होता है जिसके उपास्थि के बनने के लिए कैल्शियम स्त्री की हड्डियों से ही जाता है। तो इसलिए गर्भावस्था में कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर हम बाल्यावस्था की बात करें और बच्चों की बात करें तो बच्चों को रोज़ दूध पिलाना आवश्यक होता है।
अगर बच्चा दिन में 2 बार दूध लेता है तो उसके कैल्शियम की काफ़ी ज़रूरतें काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों में बचपन से ही व्यायाम तथा खेल कूद की आदत डालनी चाहिए। अगर बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे और नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो उनकी हड्डियां और भी ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत होंगी। अभी तक हमने देखा कि हमारे शरीर में कुल 206 प्रकार की अस्थियां होती हैं। इन 206 प्रकार की अस्थियों को अगर हम बांटें तो हम इस टेबल के माध्यम से ये देख सकते हैं कि हमारे शरीर के किस भाग में कितनी अस्थियां होती हैं। अगर हम बात करें अपने कपाल की, तो कपाल और चेहरा मिलकर के हमारी खोपड़ी बनाता है। तो हमारे कपाल में, जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, कुल 8 अस्थियां होती हैं और हमारे चेहरे में कुल 14 अस्थियां होती हैं। तो इस प्रकार कपाल या चेहरा अगर मिला दें तो कुल 22 अस्थियां होती हैं जो हमारी खोपड़ी में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम वक्षस्थल की बात करें तो वक्षस्थल में कुल 29 अस्थियां होती हैं। इनमें हमारा आता है पसलियाँ, उरोस्थी, साथ ही साथ हमारी हंसले की अस्थियां और हमारे स्कैपुला। अगली अस्थि है मेरुदंड की अस्थि। इसमें 33 कशेरुकाएँ होती हैं। बच्चों में ये कशेरुकाएँ 33 होती हैं, परंतु जब व्यक्ति वयस्क होता है तो नीचे की त्रिक और अनुत्रिक कशेरुकाओं के समेकित हो जाने की वजह से इनकी संख्या घटकर 26 हो जाती है। उदर में 2 अस्थियां हैं और ये 2 अस्थियां श्रोणि मेखला की वजह से होती हैं। आगे अगर हम टांगों की अस्थियों की बात करें, यानी हमारे पैरों में कुल 60 अस्थियां हैं, यानी एक पाँव में हमारा एक पाँव कुल 30 अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। वहीं अगर बाहों की बात करें तो हमारे बाह में कुल 60 अस्थियां हैं, यानी हमारे एक हाथ में कुल 3 अस्थियां होती हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारे शरीर में संख्या 206 पहुंचा देती हैं। तो ये हो गई हमारी कुल 206 अस्थियां। इसके अलावा हमारी कान की अस्थियां, यानी प्रत्येक कान में जो 3 कार्टिलेज पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टिपीज, इनको भी हम ले लें तो 6 अस्थियां ये और 1 अस्थि हाइयार्ड बोन, जो हमारे जीभ को आधार देती है और पाई जाती हैं। तो ये हो गई हमारे संपूर्ण कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या। हमारा संपूर्ण कंकाल तंत्र जो 206 अस्थियों से बना हुआ है, इसको अच्छे से समझने के लिए इस कंकाल तंत्र के भाग किए गए हैं। तो कंकाल तंत्र के मूलतः 2 प्रमुख भाग हैं, बाह्य कंकाल तंत्र तथा अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, बना होता है, वो भाग होता है जो हमारी त्वचा के ऊपर पाया जाता है, जैसे हमारे बाल और हमारे नाखून। इसमें हमने अभी ये भी पढ़ा था कि जंतुओं में बाह्य कंकाल तंत्र और कई तरीके के भी होते हैं, जैसे उनके खुर, उनकी सींग, मछलियों पे जाने वाले शल्क या स्केल्स, ये सब भी बाह्य कंकाल का ही उदाहरण है। वहीं अगर हम अंतः कंकाल की बात करें तो अंतः कंकाल 2 भागों में विभाजित है, अक्षीय कंकाल तथा अनुबंधीय कंकाल। कंकाल तंत्र में कुल रूप से 206 अस्थियां होती हैं। बाह्य कंकाल तंत्र के बाल तथा नाखूनों का क्या कार्य है? ये हमारे बाल जो हैं वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं तथा नाखून हमारे उंगलियों के सिरों की रक्षा करते हैं। अंतः कंकाल की बात करें तो अंतः कंकाल हमारे कंकाल का वो भाग है जो हमारी त्वचा और मांसपेशियों के नीचे होता है। यही कंकाल हमारे पूरे शरीर को दृढ़ता, आकार एवं गति प्रदान करता है। इसको आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की बात करें तो अक्षीय कंकाल हमारा मुख्य अक्ष की समस्त कोशिकाएं हैं जो आपको सिर से लेके धड़ तक दिखाई देती हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा करोटी या कपाल। करोटी या खोपड़ी। करोटी या खोपड़ी 2 भागों से मिलकर बने हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कपाल और चेहरा। करोटी कुल मिला के 22 अस्थियों से बनी है। अभी कपाल में हमने अस्थियां देखी थी, कुल अस्थियां देखी थी और चेहरे की भी अस्थियां देखी थी। तो इस प्रकार कपाल और चेहरा मिलकर करोटी बनाता है। इनका प्रमुख कार्य होता है
हमारे मस्तिष्क की, कपाल मस्तिष्क की रक्षा करता है तथा चेहरा हमारे संवेदी अंगों की रक्षा करते हैं। दूसरा हमारा अक्षीय कंकाल था कशेरुक दंड। कशेरुक दंड हमारे पीठ को साधता है और पूरे धड़ को सीधा रखता है। यह एक अस्थि नहीं बल्कि कई अस्थियों का समूह है जिसे हम कशेरुकाएं कहते हैं। एक कशेरुक दंड में कुल 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। हमारा अगला भाग है वक्षीय कंडिका। वक्षीय कंडिका बनी होती है उरोस्थि व पसलियों की। उरोस्थि बीज की मध्य अस्थि होती है जो पसलियों के जुड़ने के लिए स्थान देती है। पसलियाँ उरोस्थि से आगे की तरफ तथा पीछे की तरफ मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार ये एक पिंजड़े का निर्माण करती हैं जिसमें हमारे फेफड़े तथा हृदय सुरक्षित रहते हैं। अक्षीय कंकाल में कुल मिलाकर 80 अस्थियां पाई जाती हैं। अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल में पाई जाती हैं हमारी मेखलाएं तथा हमारी पाद अस्थियां। मेखला में आती है हमारी अंश मेखला और शोड़ी मेखला। अंश मेखला हमारे हाथों को जुड़ने का स्थान देती हैं तथा शोड़ी मेखला हमारे पैरों के जुड़ने का स्थान बनाती हैं। पाद अस्थियों की बात करें तो पाद अस्थियां में हमारी 2 प्रकार की अस्थियां हैं, अग्रपाद की अस्थियां और पश्चपाद की अस्थियां। अग्रपाद की अस्थियां हमारे हाथ की अस्थियां हैं और पश्चपाद की अस्थियां हमारे पाँव की अस्थियां हैं। अनुबंधी कंकाल में अस्थियों की संख्या कुल मिलाकर 126 होती है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। तो आइए ख़त्म करने से पहले हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। हमने जाना कि हमारा कंकाल तंत्र हमारे शरीर को आकार, दृढ़ता व गति प्रदान करता है। वयस्क शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। कंकाल तंत्र के हमारे शरीर में कई कार्य हैं। आकार, दृढ़ता व गति के अलावा भीतरी अंगों की रक्षा करना, कैल्शियम का संचय करना और रक्त कणों का निर्माण करना। अस्थियां मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं, लंबी, छोटी, चपटी, घनाकार, वक्राकार तथा विषम। और मानव कंकाल को मूलतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल। और अंतः कंकाल पुनः अनुबंधी कंकाल और अक्षीय कंकाल में विभाजित होता है। ये था हमारा आज का भाग। बच्चों, अगर आपको आज का ये भाग समझ में आया हो तो आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये प्रश्न है, कंकाल तंत्र या अस्थि संस्थान से आप क्या समझते हैं? अस्थियों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। कंकाल तंत्र में कितने प्रकार की अस्थियां होती हैं और इनकी क्या उपयोगिता होती है? कंकाल तंत्र का शरीर में क्यों महत्वपूर्ण स्थान है और इसको विस्तारपूर्वक समझाइए। अस्थियों को मजबूत करने वाले तत्व कौन से हैं, ये बताइए। तो बच्चों, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आपको यह पाठ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अगले भाग 2 में हम अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। यानी उस दिन हम खोपड़ी, इसके अलावा कशेरुक दंड तथा वक्ष स्थल के समस्त अस्थियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर हो सके तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इसको पढ़कर रखिएगा ताकि आगे जब हम ये पाठ पढ़ें तो उसे पढ़ने में आपको और को असावधानी ना हो और समझने में और मज़ा आए। ऑनलाइन अभ्यास के लिए आप सरकार द्वारा चलाए गए दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करिए और प्ले स्टोर से जाकर के ऐप डाउनलोड करिए और इस पर जो भी पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा वीडियोज़ उपलब्ध हैं उनको देखिए और अपनी पढ़ाई को घर पर ही स्वच्छ वातावरण में जारी रखिए। तो इसके साथ ही मैं विनीता सिंह आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आगे की कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी।